11 जीव विज्ञान पार्ट 2 के अंतर्गत इकाई फर्स्ट सजीव जगत में जीवों में विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवों में विविधता जो होती है इसको बायोडायवर्सिटी कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। मतलब कि जीव जगत में कई प्रकार के असंख्य प्रकार के जीव होते हैं जिनकी शारीरिकी आकार की तथा उनके रहन सहन स्वभाव में अंतर होता है, डिफरेंस होता है, तो इसी को जैव विविधता कहते हैं। परिभाषा के तौर पर जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति को जैव विकास कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जीव जगत में असंख्य प्रकार के जीवों की उपस्थिति, मतलब कई जो होता है जीव हों छोटे बड़े मिला करके, तो उन्हीं की उपस्थिति को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसी को जैव विविधता कहते हैं। अब जैसे इसमें होता है कि देखिए, जैसे जीवों में हम लेते हैं वायरस, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ संघ के प्राणी से लेकर, मतलब लोअर नॉन कॉर्डेट्स से लेकर के हायर कॉर्डेट्स तक, ये जितने भी प्राणी हैं सभी की जो होता है संरचना में, रहन सहन में, खान पान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब जैसे इसमें होता है कि जंतुओं में जो निमेटोडा होता है अन्य कृमियों की 25,000, मतलब जंतुओं में निमेटोड और अन्य कृमियों की संख्या कितनी होती है, 25,000। तो इस प्रकार से कीटों की संख्या होती है 10,25,000। तो सबसे जो ज़्यादा संख्या होती है वो कीटों की होती है। कीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से जो जीव होते हैं, विश्व में जितने भी मिलने वाले जीवों की संख्या होती है, तो उसमें आकृति, आकार और आकृति है, आकार है, भार है ना, इन सब में विविधता मिलती है। और इसी के समान रूप से उसकी पहचान जो होती याद रखना संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसकी पहचान के लिए या अध्ययन की सुविधा के लिए लक्षणों पर जो होता है आधारित जो संवर्ग होते हैं, उन्हीं संवर्ग और समूहों में इन जीवों को वर्गीकृत करते हैं। तो सुविधा के लिए लक्षणों के आधार पर संवर्गों या समूहों में जीवों को वर्गीकृत जिसमें करते हैं, इन संवर्गों को टैक्सा कहते हैं। तो अब जैसे देखिए उदाहरण के लिए क्या होता है कि पौधा है, जंतु है, बैक्टीरिया आदि को अलग अलग रखने के लिए क्या होता है, टैक्सा, वर्ग, कैटेगरीज जिसको कहते हैं, इसमें रखा जाता है। तो जैसे हमने लिखा कि जीवधारियों का वर्गीकरण, इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे उसका अध्ययन। जीवधारियों का वर्गीकरण, ये जीवधारियों का वर्गीकरण के अंतर्गत अध्ययन करें। तो देखिए जीवधारियों का वर्गीकरण में क्या है कि अध्ययन व सुविधा के लिए लक्षणों पर आधारित, किसके पे, लक्षणों पर आधारित, ये लक्षणों पर आधारित संवर्गों हो गया व संवर्गों व समूहों में जीवों को
जिस संवर्ग में रखते हैं उसे या इन संवर्गों को क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। टैक्सा, इन संवर्गों को क्या कहते हैं? टैक्सा कहते हैं। अब एग्जाम्पल जो होता है इसका, एग्जाम्पल क्या होता है कि पौधा, जंतु, बैक्टीरिया। अब ये पौधा, जंतु और बैक्टीरिया आदि को क्या करते हैं? अलग अलग संवर्गों में या वर्गों में क्या करते हैं? रखते हैं। अब जैविक जो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हमने कहा ना कि जो विश्व में मिलने वाले जितने भी जीव हैं उनकी जो संख्या है, ठीक है, तो उनको सभी को आकृति, आकार, भार के आधार पर हम नहीं रख सकते। उनकी पहचान याद करना संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या होता है? सुविधा के लिए जो उनके कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर उन्हें समूहों में क्या करते हैं? वर्गीकृत करते हैं। अब तो इसमें वर्गीकरण के लाभ क्या है? वर्गीकरण के लाभ, वर्गीकरण के लाभ क्या है? तो देखिए, ये वर्गीकरण के जो लाभ होते हैं, इससे जीवों की विविधता के बारे में पता चलता है। इससे जीवों की विविधता के बारे में क्या चलता है? पता चलता है। पहला चीज हो गया। दूसरा क्या होता है? जीवों की उत्पत्ति, उनके बीच परस्पर संबंध का क्या होता है? ज्ञान। जीवों की उत्पत्ति व उनके बीच परस्पर संबंध का ज्ञान, ये होता है। इसके अलावा तीसरा जो होता है, जीवों के विकास क्रम व प्रमाण का पता चलता है। ये तो ऐसे ही इसमें ये जो छोटे छोटे कारण बनते हैं, तो इसी से जो होता है जीवों के जो हम क्लासिफाइड करते हैं, कोई नया जीव मिलता है क्लासिफाइड करते हैं, उससे उनके पिछले जो होती पीढ़ियाँ उनके बारे में ज्ञात होता है। अब जैसे है कि अधिकाधिक जीवों के विषय में जानकारी अगर प्राप्त करना हो तो किसी भी समूह के एक प्रारूप का अध्ययन करना होता है और उस समूह के सभी जीवों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, वर्गीकरण जो होता है, अब जैसे वर्गीकरण की पद्धतियाँ हैं, वर्गीकरण की पद्धतियाँ, अब इसमें वर्गीकरण की पद्धतियाँ में क्या है कि देखिए, इसमें 3 पद्धति हैं, 4 पद्धति हम यहाँ लिखते हैं। वर्गीकरण की पद्धति, ये 4 पद्धति इसकी। जीवों के वर्गीकरण कितनी पद्धति? 4। पहला जो होता है कृत्रिम पद्धति, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम, ये आर्टिफिशियल सिस्टम।
अब इसमें आर्टिफिशियल में क्या होता है कि देखिए, एक या दो महत्वपूर्ण जो होते हैं, एक या दो महत्वहीन जो होते हैं लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण को वर्गीकरण का कृत्रिम पद्धति कहते हैं। हम लिख देते हैं, एक या दो महत्वहीन एक या दो महत्वहीन लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण लक्षणों पर आधारित वर्गीकरण को वर्गीकरण की कृत्रिम क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं। ये हो गया। अब इसमें जैसे क्या होता है, आकार, आकृति, आकार व आकृति के आधार पर। तो आकार व आकृति के आधार पर क्या है? शाख है, हर्ब जिसे कहते हैं, HERBS, हर्ब्स। फिर क्या है? झाड़ी, इसको सर्वस कहते हैं, SHURBS, इसको सर्वस कहते हैं। SHRUBS, सर्वस कहते हैं। तीसरा होता है वृक्ष। तो ये आकार और आकृति के आधार पर। दूसरा जो होता है, अब इसका मतलब हम समझा देते हैं, आकार आकृति में शाख जो हर्ब है, जो छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो शाख होते हैं। झाड़ी जिसमें एडांटिशियस रूट होती है तो उसे झाड़ी कहते हैं। ये पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते। वृक्ष, बड़े बड़े पेड़ आप जानते हैं, आम जैसे आम, इमली का है, सब बड़े बड़े पेड़ हैं। तो इस तरह से शाख, झाड़ी और वृक्ष। दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें है, वो है जीवन की अवधि के आधार पर। जीवन की अवधि के आधार पर, तो जीवन की अवधि के आधार पर क्या होता है कि पौधा जो होता है 1 वर्षीय भी होता है, 2 वर्षीय भी होता है और बहुवर्षीय। मतलब 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 1 वर्ष तक जीवित रहते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 2 वर्ष तक जीवित रहते हैं, और कुछ बहुवर्षीय होते हैं। 1 वर्ष में जैसे हम पपीता, केला 1 वर्षीय है, चना, मटर सब 1 वर्षीय। इसी तरीके से 2 वर्षीय, बहुवर्षीय पौधे होते हैं। तो अब यहाँ पर ये है कि ये तो जीवन के अवधि के आधार पे हो गया। तीसरा जो होता है आवास के आधार पर। आवास क्या है? कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो जलीय होते हैं और कुछ क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं। एक्वाटिक एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।
एक्वाटिक को जलीय कहते हैं, टेरेस्ट्रियल को क्या कहते हैं, स्थलीय कहते हैं। तो कुछ प्राणी जो होते हैं जल में रहते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्थल में। अब इसमें देखिए, जल में जो प्राणी हैं, मछली वगैरह है, स्थलीय में है, गाय भैंस भेड़ बकरी है, और पक्षियाँ वगैरह हैं। तो ये सब किसमें, स्थलीय में। जो स्थल पर रहते हैं स्थलीय, जो जल में रहते हैं जलीय। अब इसमें क्या है कि मछलियाँ हैं, व्हेल है, जल सर्प है, ये विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं जल में रहने के कारण ही इनको एक श्रेणी में रखते हैं। एक श्रेणी मतलब जलीय। और जो स्थल में रहते हैं जितने प्राणी उनको एक श्रेणी में रखते हैं, किसमें, स्थलीय में। ये तो हो गया कृत्रिम पद्धति का। दूसरा इसमें नंबर 1 तो था कृत्रिम पद्धति। अब नंबर 2 मेन हो गया प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक पद्धति, ये प्राकृतिक पद्धति। अब देखिए, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति जो होती है वो अनेक लक्षणों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है, और इसी पद्धति में जीवों का वर्गीकरण, उनकी प्राकृतिक संरचना, कार्य की स्वभाव, व्यवहार, समानता, इन सब पर आधारित होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इस पद्धति में जीवों का वर्गीकरण उनकी प्राकृतिक संरचना, कार्य की, स्वभाव, व्यवहार तथा परिवर्धन तो क्या क्या हो गया, इस पद्धति में जीवों का वर्गीकरण उनकी प्राकृतिक संरचना, कार्य की, स्वभाव, व्यवहार एवं क्या होता है, परिवर्धन। तो परिवर्धन में समानताओं के आधार पर होता है। परिवर्धन में समानताओं के आधार पर होता है। ये समानताओं के आधार पे है, ठीक। अब जैसे यह पद्धति किसने प्रस्तुत किया था, जॉन रे। यह पद्धति किसने किया था, जॉन रे ने प्रस्तुत किया था। ये जॉन रे ने किया था, ठीक। अब देखिए, तीसरा होता है जातीय पद्धति। कौन सा, जातीय पद्धति। ये जातीय पद्धति। अब जातीय पद्धति को इंग्लिश में कहते हैं फाइलोजेनेटिक, PHY, फाइलोजेनेटिक, और इसको कहते हैं सिस्टम। ये नेचुरल सिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम हो गया। 3 सिस्टम हुए, 3 पद्धति। इसमें क्या होता है कि किसी भी जाति के विकासीय क्रम को जाति वृत्त क्या कहते, जाति वृत्त कहते हैं। फाइलोजेनी इसको कहते हैं इंग्लिश में, फाइलोजेनी। अब विकास के आधार पर जीवकरण के वर्गीकरण को, विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकरण
वर्गीकरण को जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। ये हो गया। तो देखिए, एक तो था विकासीय क्रम को और दूसरा था विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकरण को। तो विकासीय क्रम को जाति वृत्त और विकास के आधार पर जीवों के वर्गीकरण को जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। अब इसमें जैसे कि लैमार्क हैं, तो लैमार्क ने जो कृमि रूप से धीरे धीरे जो जाति नई जातियों में परिवर्तित हुई थी और नई जाति का विकास की थी, ठीक, तो उन्होंने जीवों के जीवाश्मों एवं वर्तमान जीवों का विकासीय क्रम व्यवस्थित किया था। तो विकासीय क्रम जो व्यवस्थित किया उन्होंने, तो उसमें डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद, आप सुने होंगे कि लैमार्क का जो था, लैमार्क विकास जैव विकास में लैमार्कवाद, डार्विनवाद। तो लैमार्कवाद में क्या था? लैमार्कवाद में था वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग, ठीक, फिर था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो ये जो उनकी क्या कहते हैं कि सिद्धांत थे, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने कहा था कि उसमें प्राणी जो होते हैं, जैसे जैसे जिस अंग का प्रयोग अधिक करते हो अंग अधिक क्रियाशील होती है। इसी कारण जिराफ था, जिराफ की गर्दन धीरे धीरे लंबी हुई पत्तियों के ऊंचे खाने से और नई जातियों का विकास हुआ। फिर उसी पर डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ओरिजिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसका जो था सिद्धांत प्रस्तुत किया था विकास के क्रम में कि संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। एक ये था। दूसरा था स्ट्रगल फॉर लाइफ, जीवन संघर्ष। तीसरा था जीवों की उत्पत्ति, आनुवंशिक गुणों परिवर्तन। तो ये जो डार्विनवाद था, ये विकास के क्रम में अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। तो जाति पद्धति वही है कि किसी भी जाति में जब अगर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के आधार पर जाति के जो विकास क्रम होते हैं वो जाति वृत्त के अंतर्गत होते हैं, लेकिन जो उनका विकास का आधार होता है तो उन जीवों के वर्गीकरण को जाति वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। चौथा जो होता है इसमें जेनेटिक फेनेटिक पद्धति, ये फेनेटिक पद्धति हो गई। अब फेनेटिक पद्धति में क्या है कि जीवाश्म प्रमाणों के अभाव में जीवों के विकासी जो संबंध होते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण करना बहुत क्या होता है, कठिन होता है। जैसे जीवाश्म है, अब जीवाश्म का प्रमाण जो होता है उसका अगर अभाव हो तो जीवों के विकास के संबंधों में जो उसका वर्गीकरण कर पाना वो आसान नहीं होता। ऐसे में क्या जीवों के वर्गीकरण के लिए निष्कर्षों का प्रयोग किया जाता है। तो निष्कर्ष में क्या होता है, एक संख्यात्मक वर्गीकरण, दूसरा होता है कोसा वर्ग की, तीसरा होता है रासायनिक वर्ग की, चौथा होता है जाति वृत्तीय वर्ग। तो इसके आधार पर जो होता है फेनेटिक पद्धति का जो होता है गणना की जाती है, उसका वर्गीकरण किया जाता है। अब तीसरा जो चौथा जो हो गया फेनेटिक पद्धति, तो हम यहाँ करते हैं कि क्या कि देखिए जो सभी लक्षण जो होते हैं, अब जैसे फेनेटिक पद्धति में संख्यात्मक जो वर्गीकरण है तो उसमें क्या होता है, सभी लक्षणों को एक कोड की संख्या दी जाती है, एक कोड एवं संख्या दी जाती है और उनके उपलब्ध आंकड़ों में क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है और तब जाकर के सभी लक्षणों को एक साथ निरूपित कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए अगला है टॉपिक जीवन के 3 डोमेन।
जीवन के 3 डोमेन इंपॉर्टेंट है। जीवन के 3 डोमेन, तो देखिए जीवों के 3 डोमेन की संकल्पना जो वीज ने दी थी। जीवन के 3 डोमेन की संकल्पना किसने दिया था? वीज ने सन किसमें दिया था? 1990 में प्रस्तुत किया। तो बीज ने डोमेन की संकल्पना प्रस्तुत किया और उन्होंने वर्गीकरण के विकास मॉडल में प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने वर्गीकरण का विकासीय मॉडल भी प्रस्तुत किया था। तो वो जो मॉडल प्रस्तुत किया था वो तथ्यों पे आधारित था। जैसे कोशिका के राइबोसोमल आरएनए, देखिए आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एम आरएनए, टी आरएनए, यस आरएनए। एम आरएनए, देखिए आरएनए जो होता है, आरएनए 3 होता है, आर आरएनए, एम आरएनए, टी आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो ये 3 आरएनए हैं। अब पहला तो ये हो गया कि जो तथ्य था ये आरएनए पर था, उसके अनुक्रम में अंतर में था। आरएनए के अनुक्रम में अंतर, तो किस आरएनए में अंतर था? आर आरएनए के। किसके? आर आरएनए। आरएनए में आर आरएनए के अनुक्रम में क्या था? अंतर। दूसरा था, ये तो पहला हो गया। दूसरा था कि कोशिका कला की लिपिड जो संकल्पना थी उसके आधार पर था। लिपिड संकल्पना आपने कोसा 9th में ही पढ़ा होगा, कोसा के बारे में, इसकी भित्ति के बारे में। तो जैसे कोसा में डेविड रॉबर्टसन थे, सिंगर निकोलसन थे, ऐसे तमाम वैज्ञानिकों का जो होता है लिपिड पर, प्रोटीन पर संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, तो उसके आधार पर था। अब इसमें जैसे ये होता है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका, देखिए प्रकृति में एक ही जो होती है, प्रोकैरियोटिक पूर्वज कोशिका से ही सजीव के 3 डोमेन का विकास हुआ। किससे हुआ? प्रोकैरियोटिक पूर्वज कोशिका से ही। क्योंकि अगर हम सेल का अध्ययन करते हैं कोशा का, तो कोशा 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो पहले प्रोकैरियोटिक आया, तब न यूकैरियोटिक आया। तो इसमें ये होता है कि प्रोकैरियोटिक पूर्वज कोशिका से ही सजीव के 3 डोमेन का क्या हुआ? विकास हुआ। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कि क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका से ही सजीवों के 3 डोमेन का विकास हुआ। तो ये डोमेन कौन कौन से हैं? देखिए फर्स्ट जो डोमेन है, ये कौन सा? आर्की बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया?
आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया स्पेलिंग देते हैं ARCHAE, आर्की बैक्टीरिया, ये आर्की बैक्टीरिया। अब देखिए आर्की बैक्टीरिया हो गया, तो आर्की बैक्टीरिया है क्या इसमें? देखिए जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं अति सूक्ष्म आद्य जीव। हमने कहा था ना कि कोशिका में जो प्रोकैरियोटिक कोसेल्स हैं वो आद्य कोशिका है। तो इसमें आद्य जो होते हैं अति आद्य सूक्ष्म जीव रखे गए हैं, ये आर्की बैक्टीरिया होता है। दूसरा जो होता है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। तीसरा होता है कि कोशिका कला जो होती है वो साकित हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं से बनी होती है। चौथा होता है इस पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। छठवां होता है इसका, जैसे पांचवा होता है इसका आरएनए जो होती है बैक्टीरियल आरएनए से अलग प्रकार की होती है। इनका जो आरएनए होता है बैक्टीरियल आरएनए से क्या होता है, अलग प्रकार का होता है। तो इस तरीके से इसका जो एग्जाम्पल होता है मेथेनोजेंस, ये मेथेनोजेंस हो गया। हेलोफाइल्स हो गया। और एक होता है हाइपर, तो यहाँ लिखते हैं हाइपर, इसमें लिखते हैं थर्मोफाइल्स, ये हो गया। दूसरा जो होता है डोमेन नंबर दो होता है यू बैक्टीरिया डोमेन। दूसरा डोमेन हो गया, कौन सा हो गया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया स्पेलिंग देते हैं यू बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया हो गया। अब देखिए यू बैक्टीरियम क्या है कि इनकी कोशिका कला ग्लिसरॉल से जुड़ी वसा अम्ल श्रृंखलाओं से बनी होती है। इनकी कोशिका कला जो होती है ग्लिसरॉल से जुड़ी जो अशाखित वसा अम्ल होता है उसकी श्रृंखलाओं से बनी होती है। तथा इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन्स होती है। आप कोशिका भित्ति अगर जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे तो जीवाणु की कोशिका कला जो होती है वो बाहरी होती है, प्रोटीन, लिपिड और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। इसमें जो होता है म्यूकोपेप्टाइड नामक एक पदार्थ होता है। इसकी भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकन नामक जो होता है पदार्थ होता है जो उसकी श्रृंखला से जुड़ा होता है। इसके अलावा इसमें डायमिनोपिमेलिक है, ये सब अणु उसमें पाए जाते हैं। तो इसके कारण इनकी जो कोशिका भित्ति की रचना होती है जटिल हो जाती है। और ये जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के प्रति संवेदी होते हैं। और कोशिका द्रव में जो डीएनए होता है वो नग्न अवस्था में होता है, क्योंकि केंद्रक तो होता नहीं, अर्थात आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जो होता है वही अणु होता है डीएनए। और फिर इसमें क्या होता है कि जैसे राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या जीव होते हैं उसमें राइबोसोम जो होते हैं 70 S प्रकार के होते हैं। यस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, अवसादन गुणांक, तो 70 S प्रकार के होता है। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया, और इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये
एग्जाम्पल इसके होते हैं। तीसरा होता है इसमें यूकैरिया या यूकैरियोटा। तो डोमेन 3 यूकैरियोटा, यूकैरियोटा, ये यूकैरियोटा होता है। अब इसमें क्या होता है, इनकी कोशिकाएं जो होती है यूकैरियोटिक जैसे सेल्स होती हैं उस संगठन की होती है, मतलब उनसे जटिल हो। और इनकी कोशिका जो झिल्ली होती है यह बैक्टीरियल जैसे कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है, उसी समान त्रिस्तरीय होती है। मतलब प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ये इनसे बनी त्रिस्तरीय झिल्ली होती है। इसके अलावा जो होता है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन उस डीएनए में बेसिक जो होता है प्रोटीन्स हिस्टोन होता है, अर्थात जो आनुवंशिक जो पदार्थ डीएनए होता है हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और यूकैरियोटिक का जो आरएनए होता है वो अलग, आरआरएनए वो अलग प्रकार का होता है। और इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, मतलब उसमें 70 इस प्रकार के और इसमें 80, इसमें 80 इस प्रकार के और इसमें कितने इस प्रकार के, 70 इस प्रकार के। अब ये चैप्टर सजीव जगत पूरा हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट अगले डे में भेजेंगे। धन्यवाद।